आदाब, मैं ज़ीशान काज़ी। दिल्ली में फैसला हुआ कि वोटिंग की गिनती के समय किस तरह की तैयारी करनी है और सतर्क रहना है। जब तक वोटों की गिनती की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सारे एजेंट आखिर तक बैठेंगे और कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलेगा। इंडिया गठबंधन ने भी दावा किया है कि कम से कम उससे 255 सीट्स आएगी। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ध्यान के बहाने अकेले ही नजर आते रहे, इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव बीत जाने के बाद भी एक साथ नजर आए। ध्यान तो किसी ने नहीं किया, मगर ध्यान घंटे की बैठक हुई किसी ध्यान से कम नहीं। इस बैठक के बाद जब सारे नेता बाहर आए तो उनके आपस का तालमेल भी दिखा। जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस को संबोधित करते रहे, तब तक सारे नेता उनके ही पीछे खड़े रहे। सोनिया गांधी, शरद पवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, भगवत सिंह मान, अखिलेश यादव, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य और अनिल देसाई समेत 24 नेता खड़े रहे। तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी लगाई गई थी। 4 जून के नतीजे के पहले का ये फ्रेम भी अपने आप में ऐतिहासिक है। नतीजे के पहले की ये विक्ट्री साइन विपक्ष की एकता की जीत है। उनका यहाँ तक एकजुट रहना बता रहा है कि विपक्ष के सारे नेताओं ने जनता की ये मांग सुनी कि सबको एक होना पड़ेगा। हार जीत अलग बात है, लेकिन विपक्ष ने एकता की मांग को सुना और इसे पूरे चुनाव के दौरान बरकरार भी रखा। ऐसी चर्चाएं भी सुनने को नहीं मिली कि इनमें से कोई अकेला चल रहा है और अपने महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहा है। तमाम सीमाओं और चुनौतियों के बाद भी चुनाव को एक तरफा नहीं होने दिया। विपक्षी नेता जेल भेजे गए, जांच एजेंसियों का लगातार हमला झेला गया और अपने ही उम्मीदवारों के बैठ जाने की अफवाहों के बीच ये गठबंधन चुनाव लड़ता रहा। आप हिंदी के अखबार और न्यूज़ चैनल्स उठा के देखिए, इन नेताओं को कितना कवरेज मिला है, तब आपको असलियत का अंदाज़ा होगा। पर इस हाल में भी इस गठबंधन ने चुनाव के मुद्दे पर बनाए रखा, यही इनकी बड़ी उपलब्धि है। इन नेताओं ने इस वक्त की राजनीतिक चुनौतियों के लिए अपने सारे मतभेद भुला दिए। नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो गोदी मीडिया विपक्ष का खूब मजाक उड़ाएगा, लेकिन विपक्ष ने अब गोदी मीडिया और उनके बनाए हुए नैरेटिव से लड़ना और उसके बीच जीना सीख लिया है। जनता के बीच जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, धर्म के नाम पर भावुकता पैदा कर वोट मांगने का प्रयास नहीं किया। क्या ये बड़ी बात नहीं कि एक तरफ पीएम मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत के नाम पर हिंदू गोलबंदी बना रहे थे, विपक्ष मुद्दों पर अड़ा रहा। आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत तो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग
बताते हैं, इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि 255 सीटों का आंकड़ा सच्चाई के कितने करीब था, मगर ये बात भी नोट करने लायक है कि इस चुनाव में विपक्ष उम्मीद इस तरह है। अभी तक के 2 चुनाव में विपक्ष उम्मीद कर रहा है, अभी तक के 2 चुनाव में विपक्ष उम्मीद खो दी थी। ये इस चुनाव की बड़ी जीत में से एक है। दरअसल 2024 के चुनाव के कई जीत है, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। विपक्ष ने इस चुनाव में बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है। शुरू में लग रहा था कि विपक्ष हताश है, लड़ भी नहीं पाएगा, कब किसको जेल में डाल दिया जाएगा। विपक्ष का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन बिना विपक्ष के कोई भी लोकतंत्र नहीं रह जाता। हर किसी को लगता था कुछ भी हो जाए विपक्ष एकजुट नहीं होगा, लेकिन विपक्ष ने इसे असंभव को संभव कर दिखाया। भले ही नरेंद्र मोदी के जीत के दावे किए जा रहे हैं, मगर उनके पाले का गठबंधन इस चुनाव में बिखर गया। पुराने साथी नजर नहीं आए, अपने ही पुरानी सहयोगियों को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी का गठबंधन बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 जून को चुनाव आयोग से समय मांगा गया है। धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है, और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे, और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे। इस चुनाव में बैलेट पेपर को लेकर कई जगहों से शिकायतें आई है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। विपक्ष के लड़ाई का एक मोर्चा चुनाव आयोग को लेकर भी था। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की, लेकिन कई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें उल्लंघन का, 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। इस चुनाव में मतदाताओं के नामों की सूची से कट जाना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। हमारे चुनाव प्रक्रिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि नाम कट जाने के बाद मतदान के दिन वोट का मौका दिया जा सके, जबकि हर वोट की कीमत का दावा किया जाता है। कई जगहों से रिपोर्ट आई कि बड़ी संख्या में वोट सप्रेशन हुआ है, यानी किसी कारण से मतदान करने नहीं दिया गया। जेएनयू की प्रोफेसर आयशा किरनई का नाम मतदाता सूची में नहीं था। 25 मई को जब दिल्ली में मतदान हुआ तब मतदान केंद्र पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, फिर भी वोट नहीं डाल पाई। चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि वो एक प्रोफेसर को वोट डालने का अधिकार दिला सके। जब आयशा किरवई जैसे प्रोफेसर का ये हाल था तो न जाने कितने आम लोगों का नाम कट गया होगा और वो अपनी बात कह भी नहीं पाए होंगे। आयशा किरवाई ने बाद में एक पोस्ट लिखा और बताया कि किसी ने भी उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या उनका नाम मुसलमान नाम होने के कारण कट गया, इसका भी जवाब नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि किसी ऐप से मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया था, इसलिए नाम कट गया होगा। दुनिया भर के मशहूर इस प्रोफेसर के आंसू निकल आए। आयशा ने लिखा है कि 10 साल में मोदी सरकार ने लोगों को यही कहकर चुप किया है कि गलती आपकी है। प्रोफेसर आयशा किरवाई ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन तभी कह रहा है कि संविधान खतरे में है और हमने इस चुनाव में देख लिया। सिर्फ वही नहीं, अनेक लोगों ने मतदाता सूची से नाम कट जाने की शिकायत की है। क्या चुनाव आयोग ये बताएगा कि ऐसे कितने लोगों के नाम कट गए और वो वोट नहीं डाल पाए? न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आर शिव कुमार की एक रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया से एक डॉक्टर साहब वोट डालने आए, मगर उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, बेटी का नाम था। उन्होंने इसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें 4 जून से पहले वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी याचिका खारिज हो गई। स्क्रोल वेबसाइट पर इस तरह के कई खबरें हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महिला जब वो वोट देने गई, अपना मत देने गई, तो उसको पता चला कि उसका वोट कैंसिल हो चुका है, इलेक्टोरल रोल में नाम ही कैंसिल हो चुका है। तो जब उसने पूछा कि काहे को कैंसिल हुआ है, तो जो ऑफिसर था वहां, उसने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर उसने कोशिश की पता करने की कि कैसे हुआ, तो पता चला कि किसी ने ये कहा कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। फिर उसने पता किया कि ये हुआ कैसे, तो किसी ने याचिका डाली कि ये महिला का तो देहांत हो चुका है। अब जिसने याचिका डाली उसका एड्रेस भी नहीं है, उसका पता भी नहीं है, किसने डाली, कैसे डाली और कैसे उस अफसर ने उसकी वोट डिलीट की, इलेक्शन कमीशन ने वोट डिलीट की। तो मैं समझता हूं कि इस देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए कि जो भी मतदाता के हक को छीने उसको मिनिमम सजा 5 साल होनी चाहिए, मिनिमम सजा, ताकि चाहे वो पुलिस अफसर हो जो मतदाता को वोट नहीं देने देता, और जो भी सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल हो उनको भी इतनी सजा मिनिमम होनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करोगे कि धांधलेबाजी इलेक्शन में चलती रहेगी। और मैं सोचता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में गौर क्यों नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को खुद रिकमेंडेशन देना चाहिए था कि अगर कोई भी ऐसे काम करेगा तो उसको मिनिमम। आज मतदान समाप्त हो गया। 7वें चरण के मतदान पर गर्मी भारी पड़ गई या लोगों का उत्साह ही ठंडा पड़ गया। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 54% मतदान हुआ। आखिर उत्तर प्रदेश में मतदान को लेकर ज़्यादातर चरणों में उत्साह क्यों नहीं बन पाया? तेज़ गर्मी और लू के कारण बलिया की ये खाली सड़कें ये बता रही है कि लोग वोट देने नहीं निकले। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पैदल चलने वाले इक्का दुक्का नजर आए, लेकिन सड़क पर कारें भी नहीं थी। पता चल रहा था कि गर्मी ने घरों पर ताले लगा दिए हैं। मतदान केंद्रों पर भी सुबह के वक्त चहल पहल
देखी गई, लेकिन कई जगहों पर मामला ठंडा दिखा। मतदान से एक दिन पहले खबर आई कि यूपी बिहार में गर्मी के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। ये सब मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं। इतनी तैयारी और इंतजार के बाद मतदान केंद्रों का हाल बता रहा है कि 7 चरणों में मतदान कराने का फैसला कितना गलत था। गोरखपुर में 5 बजे तक 52.5% ही मतदान हुआ। वाराणसी में भी मतदान समाप्त हो गया। 2019 में भी बनारस में कोई अप्रत्याश मतदान नहीं हुआ। करीब 55% ही मतदान हुआ था। बनारस में भी दोपहर 3 बजे तक मतदान 48% के आसपास रहा, लेकिन 5 बजे तक कोई बदलाव नहीं आया। 55% से भी कम वोटिंग रही। यहाँ के मतदान केंद्रों में वोटर्स की लाइन देखकर नहीं लगा कि गर्मी के कारण वोट डालने नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाम होते होते बनारस में मतदान का प्रतिशत 60% से अधिक नहीं गया, जबकि जाना चाहिए था। 2019 में बनारस की सीट से पीएम मोदी करीब 4,80,000 मतों से जीते थे। इस बार नारा चला कि 10 लाख वोट से जीतेंगे। बनारस में 28 लाख से अधिक मतदाता है। पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, लेकिन दोनों को मिलाकर 3.5 लाख वोट मिले होंगे। वर्तमान पीएम को करीब 6.25 लाख वोट मिले थे। अजय राय पीएम मोदी से लगातार 2 बार हार चुके हैं, ये जानते हुए भी कि उन्हें हराना मुमकिन नहीं है। अजय राय की दाद देनी पड़ेगी कि वो तीसरी बार चुनाव लड़ने आ गए और पीएम को हराने का दावा कर रहे हैं। ये सब 4 जून तक ही रहेगा, लेकिन इस तरह का आत्मविश्वास भी कमाल का होता है। इन दावों के बाद भी अजय राय हंसते होंगे या वाकई गंभीरता से यकीन करते होंगे, वही बता सकते हैं। गंगा ने अगर गोद लिया तो माँ को छोड़ के तो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहे हैं। अगर माँ के पुत्र होते तो माँ के किनारे बैठ के तपस्या करेंगे कि समुद्र के किनारे तपस्या करेंगे? माँ अपनी माँ को छोड़ेगा, वो अपनी माँ के साथ खड़ा रहेगा, माँ के तट पर बैठ के तपस्या करेगा कि न कि समुद्र के किनारे करेगा। चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? ये जनता तय करेगी। हमने अपना वोट, अपना अधिकार, अपना जो मत था डाला, और निश्चित तौर से इस बार काशी की जनता अपने बेटे, अपने परिवार को मौका। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बाबा तो भक्त हैं, उनका आशीर्वाद हम सदैव। काशी के मतदाताओं को पूरा भरोसा आपको है? बिल्कुल, हमारा परिवार है, हमारा घर है, और निश्चित तौर से उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री चुनकर देखा, इस बार अपने बेटे को चुनेंगे। और एक बार राहुल जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही मोहन सराय में, कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इस बार सांसद की लड़ाई है। तो सांसद की लड़ाई में अजय राय यहाँ मिट्टी से जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं। मैं माँ गंगा से झूठ बोलकर समुद्र के किनारे जाकर तपस्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे तपस्या करनी कभी भी होगी इसी गंगा के घाट के तट पर, यहीं दशाश्वमेध, जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, वहीं पर मैं बैठ के तपस्या। ये जनता, अरे ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल नहीं हराया है। चिंता मत करो, काम करो। इस बार अजय रहेंगे आप? बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी के लोगों का आशीर्वाद, बिल्कुल अजय रहेंगे। और काशी का प्यार हमारे साथ खड़ा है। मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में है। माँ गंगा से झूठ बोला गया, माँ गंगा में नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा में गौ माता की लाश बह रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बनारस के लोगों का वाद प्रभुता का कोई जवाब नहीं। अजय राय का ये आत्मविश्वास उन यूट्यूबर्स की तरह है जो अपने हर वीडियो में पीएम मोदी की जमानत जब्त करा देते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि अजय राय नेता के दायरे में ही अपना दावा करते हैं। बनारस के लोग कहते हैं कि अजय राय हर मुद्दे पर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। पंजाब में आज 13 सीट पर मतदान हो चुका, वहाँ भी काफ़ी गर्मी थी। 55% तक मतदान हुआ। इस हिसाब से पंजाब में भी काफ़ी कम मतदान हुआ। अब हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। भारतीय पत्रकारिता फटीचर हो चुकी है। इससे अधिक पतंग क्या हो सकता है कि न्यूज़ चैनल पर सत्ता बाजार के आंकड़ों को लेकर चर्चा हो, उनके नंबर फ्लैश किए जाए। इस चुनाव में हमने किसी की हार या जीत का दावा नहीं किया। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के दावे किए जाने लगे हैं, तब भी हमने कोई दावा नहीं किया। हम आपको बता दें कि 4 जून को हम आराम करेंगे। अगर लगा और बना सका तो वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। हर चीज़ में मैं ही करूं ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। किसी को बल्लेबाजी करनी चाहिए, किसी को गेंदबाजी और किसी को फील्डिंग, ताकि खेल में 11 खिलाड़ियों की ज़रूरत बनी रहे। काउंटिंग का प्रसारण लाइव करने की हमारी क्षमता नहीं है। नतीजों के दिन आने वाले आंकड़ों, उनका विश्लेषण, ये सब एक बड़े सेटअप में ही होता है। आप न्यूज़ चैनल के सेटअप देखिए, स्टूडियो देखिए, भव्य और चमकदार बन गए हैं। यही चैनल अपने सिंगर को 500 और 1000 रुपया नहीं देते। दूर दराज की रिपोर्टिंग का बजट नहीं होता, लेकिन स्टूडियो इस तरह से सजाया गया है कि आम दर्शक की आंखें चौंधिया जाए।
हर जगह रिपोर्टर कम किए जा रहे हैं और स्टूडियो भव्य बनाए जा रहे हैं। ये पत्रकारिता की विलासिता है, आवारागर्दी है। पूरा चुनाव फालतू के मुद्दों में गुजार दिया गया। मतदान के दिन जब वोटिंग के वीडियो आया करते थे तब पता चलता था कि इस देश में कितनी गरीबी है। ये बात बार बार कहने की ज़रूरत है। अच्छा हुआ सुबह सुबह तैयार होकर, टाई लगाकर, नई कमीज खरीद कर दफ्तर जाने का क्रम टूट गया। हमारे वीडियो बहुत लंबे होते हैं, उसे लिखने में, रिकॉर्ड करने में हमारा फुर्ता बन गया। आप सब्सक्राइब करते रहिए और हो सके तो ज्वाइन भी करते रहिए। आप सहारा अधिकार के साथ बने रहिए। हमारा सफ़र अभी बहुत लंबा है क्योंकि इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं है। मैं ज़ीशान काजी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।